हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी 11वीं क्लास की लेखा शास्त्र के पेपर के बारे में, जो आपका यहाँ पे कल पेपर होने वाला है। पूरा का पूरा पेपर मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, तो बस वीडियो में आपको बना रहना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारे के सारे प्रश्न कराने वाला हूँ जो आपके यहाँ पर लेखा शास्त्र के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो बस वीडियो में बना रहना। वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चैनल पे पहली बार, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारे के सारे आंसर कराने वाला हूँ विथ आंसर के साथ। तो बस आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी स्टूडेंट 11th क्लास का उसका पूरा का पूरा पेपर लेखा शास्त्र का अभी मिल चुका है। तो आपको बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने सबसे पहले रोल नंबर आ जाता है। यहाँ पे आपके पास क्लास 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 है और यहाँ पे आपका लेखा शास्त्र का पेपर होने वाला है। टोटल 23 प्रश्न पूछे जाने वाले, 3 घंटे का आपको समय मिलने वाला है और टोटल आपका 80 मार्क्स का पूरा पेपर होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को देख के जाते हैं तो आपका 80 के 80 मार्क्स इसी वीडियो से होने की पूरी संभावना है। तो चलो पहले ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या पूछा गया उसकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो आपके सामने जो पहला ऑप्शन पूछा गया है, इसमें आपको यहाँ पे सही विकल्प चुनकर लिखने हैं जो टोटल 6 नंबर के होने वाले हैं। तो पहला पूछा गया कि निम्नलिखित में से लेखांकन सूचना की गुणवत्ता का निर्धारक तत्व नहीं है, कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाएगा सरलता नहीं है, ऑप्शन बी लगा दोगे। दूसरा पूछा गया कि दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार किसने किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका आ जाएगा ए, लुकास पेसियोली ने किया था। ऑप्शन 3 में पूछा गया कि प्रलेख जिसके आधार पर पुस्तकों में लेखा किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं। तो उसको हम यहाँ पे प्रमाणक कहते हैं, ऑप्शन डी लगा देना है। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है कि तलपट क्या है। प्रश्न नंबर 4 में तलपट क्या है, तो ऑप्शन लगा देना है शेषों की सूची है। तो ऑप्शन सी आ जाएगा प्रश्न नंबर 4 का। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 में क्या पूछेगा वो बात। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया कि मूल्यह्रास का संबंध क्या है। तो प्रश्न नंबर 5 में लगा देना स्थायी संपत्ति से। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया कि मजदूरी का वेतन को लिखा जाता है, मजदूरी व वेतन को लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा व्यापार खाते में लिखा जाता है। इस तरह से आपके पूरे के पूरे ऑप्शन वाले प्रश्न होंगे, इनको आपको अच्छे से यहाँ पे याद कर लेना है। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर दूसरे की। तो प्रश्न नंबर दूसरे में पूछा गया कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जो टोटल 6 नंबर के होने वाले हैं। तो यहाँ पर 6 के 6 प्रश्न में पूरे के पूरे कराने वाले, बस वीडियो में आपको यहाँ पर बना रहना, वीडियो को पूरा का पूरा लास्ट तक देख लेना है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन पूछा गया कि पुष्ट पालन में केवल डैश घटनाओं का उल्लेख होता है, किसका होता है यहाँ पर। तो पहले में आपको यहाँ पर लिख देना है आर्थिक घटनाओं का उल्लेख होता है, ठीक है। आर्थिक घटनाएं लिख देनी है पहले में। प्रश्न नंबर दूसरे में पूछा गया कि जीएसटी 1 जुलाई डैश को लागू किया गया था। तो यहाँ पे लिखना है 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। तो यहाँ पे 17 आपको लिख देना है 2017 दूसरे में। प्रश्न नंबर तीसरे में पूछा गया कि व्ययों के भुगतान से पूंजी में डैश होती है, क्या होती है, कमी होती है। तो प्रश्न नंबर तीसरे में आपको यहाँ पे कमी लिख देनी है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 पूछा गया है कि उद्धृत खाता एक होता है, क्या होता है, अस्थायी खाता होता है। तो यहाँ पे आपको लिख देना अस्थायी खाता होता है प्रश्न नंबर 4 में। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है कि फर्नीचर क्रय का लेखा क्रय मूल्य में क्रय पुस्तक में किया जाता है। तो यह डैश अशुद्धि है, कैसी अशुद्धि है। तो ये सिद्धांतिक अशुद्धि है, कैसी, सिद्धांतिक अशुद्धि है। तो इस तरह से आपको लिखना है सिद्धांतिक अशुद्धि है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको प्रश्न नंबर 6 में लिखना है वर्ष के अंत में पूंजी में वृद्धि डैश दर्शाती है, किसको दर्शाती है, लाभ को दर्शाती है। तो यहाँ पर लास्ट में लाभ। तो इस तरह से आपको खाली सन पूरे के पूरे भर लेने जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सही जोड़ी की। तो सही जोड़ी पूछी गई है जो आपकी यहाँ पे सही जोड़ी मिलानी है, जो टोटल 7 नंबर की पूछी गई। तो सातों के सातों आपको यहाँ पे मिलाने वाला हूँ, बस वीडियो में आपको बना रहना। तो पहली जोड़ी पूछी गई कि प्रति प्रविष्टि किससे मिलेगी, रोकड़ सी से मिल जाएगी, रोकड़ एवं बैंक से। दूसरी पूछा गया कि फुटकर रोकड़बाही क्या है। फुटकर रोकड़बाही आपको यहाँ पर मिला देना है, ऐप से मिला देना, अग्रदाय पद्धति से। और तीसरा है संपत्ति के मूल्यह्रास में घटबढ़ किससे होता है। तो ऑप्शन लगा देना उच्च वन से होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 30 में। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया कि अप्रत्यक्ष व्यय क्या होते हैं। तो अप्रत्यक्ष व्यय लाभ हानि खाते होते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर इसमें 5 में आर्थिक स्थिति क्या है। तो आर्थिक स्थिति आपको यहाँ पे मिला देनी है जी से चिट्ठा होती है। आदत्त व्यय क्या होते हैं। आदत्त व्यय आपको यहाँ पे चिट्ठे के दायित्व पक्ष होते हैं और पूर्दत्त व्यय होते हैं चिट्ठे की संपत्ति के पक्ष। तो इस तरह से आपको पूरी की पूरी मैचिंग मिला देनी है जो आपके पेपर के उद्देश्य से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे सारे के सारे प्रश्न करा रहा हूँ, इस वीडियो को आपको यहाँ पे लास्ट तक देखते रहना है। प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि सत्य असत्य बताइए जो टोटल आपके यहाँ पे 6 नंबर के होने वाले। तो पहला पूछा गया है कि वह व्यक्ति जो उधार माल क्रय करता है उसे लेनदार कहते हैं, सत्य या असत्य, ये एकदम गलत हो जाएगा। दूसरा पूछा गया कि लेखांकन प्रमाण मौखिक विवरण होते हैं
ये भी आपका गलत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 पूछा खाते के दायें पक्ष को जमा पक्ष कहते हैं, ये आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 पूछा गया कि क्रय पुस्तक में नकद व उधार क्रय का अभिलेखन किया जाता है, ये एकदम गलत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया कि क्षति पूरक अशुद्धियों का प्रभाव तलपट पर नहीं पड़ता है, ये आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया कि उपार्जित आय व्यापार का दायित्व है, ये भी एकदम गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके 7 पूरे के पूरे हो जाते हैं, इनको आपको अच्छे से यहाँ पे याद कर लेना है। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया कि एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जो आपके यहाँ पे एक वाक्य में उत्तर है। टोटल 7 नंबर के प्रश्न होने वाले हैं, तो पूरे के पूरे प्रश्न में कराने वाले, बस वीडियो में आपको यहाँ पे बना रहना है। तो पहला प्रश्न पूछा गया कि किस बट्टे का लेखा पुस्तकों में किया जाता है, तो किसका किया जाता है? नगद बट्टों। किसका? नगद बट्टा का लेखा पुस्तकों में किया जाता है, तो पहले में लिख देना नगद बट्टा। दूसरा पूछा गया यहाँ पे कि व्यापार के स्वामी को व्यापार से पृथक माना जाता है, यह मान्यता के अंतर्गत कौन सी मान्यता के अंतर्गत है? तो प्रथम, ये आप आता है आपकी प्रथम अस्तुत की मान्यता के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लिख देना दूसरे में। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है कि नकलबाही के प्रारूप में कितने खाने होते हैं, तो यहाँ पे आपको लिख देना तीसरे में 5 खाने होते हैं। चौथा पूछा गया कि रोकड़बाही कौन सा शेष बताता है, तो ये आपको बताता है नाम शेष बताता है। ठीक है, चौथे में। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है कि बैंक समाधान विवरण किसके द्वारा बनाया जाता है, तो व्यापारी के द्वारा बनाया जाता है। क्या लिख देना है यहाँ पे? व्यापारी के द्वारा बनाया जाता है, प्रश्न नंबर 5 में। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 पूछा गया कि विक्रय पुस्तक का योग 500 अधिक लगाया गया, किस प्रकार का तो ये अशुद्धि आ जाएगी, तो यहाँ पे क्या लिख देना? हिसाब की अशुद्धियाँ। क्या लिख देना? हिसाब की अशुद्धि लिख देना आपको यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से हिसाब की शुद्धि लिख देना। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया कि विशेष उद्देश्य के लिए बनाए गए संचय को क्या कहा जाता है, तो विशेष संचय कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पे? विशेष संचय कहते हैं। तो इस तरह से आपको लिख देना पूरे के पूरे प्रश्न। तो इस तरह से पूरे के पूरे 5 तक हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया कि लेखांकन से क्या आशा है, पूंजी से क्या समझते हैं। सारे के सारे प्रश्न 2-2 नंबर के होने वाले, 2 में से कोई प्रश्न आपको यहाँ पे कर लेना है। प्रश्न नंबर 7 देख लीजिएगा, सारे के सारे प्रश्नों के आंसर इस वीडियो में बताने वाले, बस वीडियो को पूरा का पूरा लगता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 लेखांकन सिद्धांत क्या है, 8 में लेखांकन समीकरण से क्या आशा है, 9 में रोकड़बाही से क्या समझते हैं, प्रश्न नंबर 10 में बैंक समाधान विवरण से आप क्या समझते हैं, 11 में उद्धृत खाते से आप क्या समझते हैं, 12 में संपत्ति